हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं चैप्टर नंबर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। यह टॉपिक आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता रहेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी खूब पूछा जाता है। अगर आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया, किरचॉफ के नियम को समझ लिया और साथ ही साथ में किरचॉफ के नियम को एप्लीकेशन को समझ लिया, कहने का मतलब है आप किरचॉफ के नियम को अप्लाई करना जान गए, तो डेफिनेटली आप इसका न्यूमेरिकल भी कर पाओगे। और साथ ही साथ में अगर यह पूछा जाता है, किरचॉफ के नियमों के बारे में जानकारी ली जाती है, तो आप अच्छी तरीके से दे पाओगे। आज की क्लास में हम आपको विस्तार से इसके बारे में समझाने वाले हैं। आप किरचॉफ के नियमों को अप्लाई कैसे करेंगे, सारी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिजिक्स को फील करके पढ़ते हैं और इसीलिए आप बहुत अच्छी तरीके से यहां पर समझ पाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा यदि आप ऑल पर क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट, अगर बाद में क्लास आपको पसंद आए तो भैया लाइक करके जाइएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमें जैसे बताया है हमने आपको कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को पढ़ना है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे और सबसे पहला नियम हम यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद में दूसरा नियम भी पढ़ेंगे। दोनों आज अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। हो सकता है क्लास लंबी हो जाए, क्योंकि किरचॉफ के नियम भी पढ़ने हैं और साथ ही साथ में इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी जानेंगे, इसलिए क्लास लंबी हो सकती है। धैर्य के साथ में देखिएगा और शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रथम नियम। भाई प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, इससे संबंधित एक तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। पहली बात आपसे पूछा जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। अगर प्रथम नियम नहीं बोलेगा तो वो कहेगा किरचॉफ का संधि नियम क्या है। तो भैया किरचॉफ के प्रथम नियम को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, संधि का नियम या संधि नियम। किरचॉफ का संधि नियम पूछा जाएगा तो आप समझ जाएंगे प्रथम नियम की बात की जा रही है। इसका एक तीसरा नाम भी है, जो कि है इसका तीसरा नाम धारा नियम। क्या है भाई? धारा नियम। तो ये अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी धारा नियम क्या है, वैद्युत परिपथ संबंधी क्या माने संधि नियम क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाता है, आप समझ जाएंगे आप प्रथम नियम की बात की जा रही है। अब समझते हैं कि आखिर मतलब क्या है। देखो, जब तक आप इनके शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाओगे तब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाओगे। आप धारा के बारे में जानते होंगे, इसका मतलब है इस नियम में धारा के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा, प्रथम नियम मतलब पहला नियम है। यहां पर आपको संधि नियम दिख रहा है। भाई संधि का मतलब क्या है? आपने हिंदी में तो खूब पढ़ा होगा कि संधि विच्छेद क्या होता है, लेकिन भैया फिजिक्स में संधि का मतलब क्या है? मतलब तो वही है, लेकिन यहां पर परिपथ में संधि का मतलब यहां पर क्या हो गया? तो सिंपल बात याद रखिएगा कि अगर भाई 2 या 2 से अधिक तार कहीं पर आकर के जुड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक परिपथ किसी बिंदु पर आकर के जुड़ते हैं, तो उस पॉइंट को, जिस बिंदु पर वो मिलते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। मतलब समझिएगा, मान लिया एक तार था जिसमें धारा बह रही थी I1, और यहां से हमने क्या किया, एक दूसरा तार जोड़ दिया जिसमें धारा बह रही है I2, एक तीसरा तार जोड़ दिया जिसमें धारा बह रही है I3, एक चौथा तार जोड़ दिया मैंने जिसमें धारा बह रही है I4, ये संधि की ओर आ रही है। एक पांचवा तार जोड़ दिया जिसमें धारा बह रही है I5। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे वायर हो सकते हैं जिसमें धारा बह रही है। ठीक है, मान लिया कुछ धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, जैसे I4 संधि की ओर जा रही है, तो जहां पर याद रखिएगा, जहां पर ये धाराएं मिल रही हैं, इंक शायद ज्यादा हो गई है मार्कर में बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहां पर ये सारे तार आकर के मिल रहे हैं, जहां पर ये धाराएं मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। और इंग्लिश में इन्हें हम बोलें तो हम बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं भाई? जंक्शन। जंक्शन। ठीक है, जंक्शन मतलब संधि। ओके,
संधि कहते हैं। इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब ध्यान से देखना, संधि की ओर कुछ धाराएं तो जा रही हैं, जैसे I1 संधि की ओर जा रही है, I4 संधि की ओर जा रही है, I3 संधि से दूर जा रही है। ध्यान से देखिए, I3 क्या कर रही है? संधि से बाहर जा रही है, दूर जा रही है। ये है I3 आपकी। I3 यहां भी I3, चलो यहां पर यार एक जगह I2 कर देते। I2 संधि से दूर जा रही है, I3 संधि से दूर जा रही है, I5 संधि से दूर जा रही है, I4 और I1 संधि की ओर आ रही है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, इसे हमने बोला है संधि। अब इसके बारे में नियम क्या दिया है? किरचॉफ ने नियम क्या दिया है? किरचॉफ ने जो नियम दिया है उसके बारे में ये कहा जाता है, इन्होंने ये एक बात कही है, सिर्फ एक बात कही है कि इन्होंने कहा है अपने प्रथम नियम में कि धारावाही चालक की किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है भैया? बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसका? धाराओं का। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहां पर? किसी धारावाही चालक की संधि पर। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपको लिख दूंगा, आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आप याद कर लेना, लेकिन आपको याद नहीं करना, मैंने बताया है। आप ऐसे याद कर लोगे, भूल जाओगे जब तक आप समझोगे नहीं। इसलिए मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, बीजगणितीय योग होता क्या है और इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सारी कहानी समझाऊंगा, बस हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको समझ जाए तो भैया वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जरा समझिए मैंने यहां पर क्या बोला। मैं एक बार इसके कथित को लिख देता हूं। अगर आपसे पूछा जाता है धारा नियम क्या है तो आप क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं लिखता हूं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक या वैद्युत परिपथ बोल सकते हो, धारावाही चालक ना बोलो, किसी वैद्युत परिपथ, ठीक है, वैद्युत परिपथ की संधि पर, वैद्युत परिपथ की कोई अगर संधि है तो संधि पर मिलने वाली क्या मिलने वाली? मिलने वाली सभी धाराओं, क्या मिलने वाली? सभी धाराओं मतलब वैद्युत धाराओं, ठीक है, धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय, भैया इसका मतलब क्या है अभी मैं समझाऊंगा। बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। मतलब आप समझ लीजिए, मैंने लिख तो दिया है भैया, नियम लिख दिया, अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर ध्यान से देखना, धीरे से मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है, पहले समझिए। यहां पर मैं करने क्या वाला हूं, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। भाई बीजगणितीय का मतलब क्या है पहले ये जानो, बीजगणितीय का मतलब क्या है पहले ये जानो, और याद रखिएगा बीजगणितीय का मतलब है कि चिन्हों सहित योग करना है। बीजगणितीय योग का मतलब है योग तो करना है लेकिन चिन्हों के सहित योग करना है। चिन्हों के सहित मतलब जो धारा प्लस की हो उसे प्लस में लेना है, जो धारा माइनस की हो उसे माइनस में लेना है। लेकिन प्लस की धारा कौन सी है और माइनस की धारा कौन सी है कैसे पहचानोगे? तो सिंपल फंडा याद रखिएगा, जो धारा संधि की ओर जा रही है जैसे I1 और I5, इन्हें हम धनात्मक लेंगे। जो धारा संधि से दूर जा रही है जैसे I2, I3, I4, I5, इन्हें हम ऋणात्मक लेंगे। मैंने क्या बोला? धनात्मक धारा कौन सी है? जो संधि की ओर जा रही है। ऋणात्मक धारा कौन सी है? जो संधि से दूर की ओर जा रही है। सिंपल बात समझ गए। अगर हम इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग लें, क्या लें? योग लें। कैसा? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्हों के सहित योग लें। तो इन्होंने कहा है कि बीजगणितीय योग किसी भी धारा का क्या रहता है? शून्य रहता है। और यहां पर याद रखना, इक्वेशन में हम बीजगणितीय को किससे व्यक्त करेंगे? तो भैया बीजगणितीय को हम व्यक्त करेंगे सिग्मा से। भैया सिग्मा का मतलब है बीजगणितीय योग। याद रखिएगा, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका,
प्रथम नियम के लिए सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग। किसका बीजगणितीय योग? धाराओं का। धारा मतलब आई, धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। और ये इक्वेशन इसके लिए पर्याप्त है, लेकिन इस इक्वेशन को मैं विस्तार से समझाऊंगा यहां पर आपको बीजगणितीय योग करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पर मैंने समझाया, मैंने क्या बोला है? धाराओं का, आई है ना, आई मतलब धारा होता है, तो आई मतलब धाराओं का बीजगणितीय योग। सिग्मा मतलब क्या है? बीजगणितीय योग। ठीक है, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, लेकिन कब? किसी वैद्युत परिपथ की संधि पर। किसी वैद्युत परिपथ की संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। यही किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में कहा है। अब इसका और मतलब समझ लीजिए, मैं यहां पर इनका बीजगणितीय योग करता हूं। मान लिया ये चालक थे, मतलब ये एक संधि थी जहां पर 5 धाराएं आकर के मिल रही हैं। इनका बीजगणितीय योग करना हो तो आप कैसे करेंगे? सबका योग करना है तो भैया योग करो, जरा समझिए। तो करते हैं भैया बीजगणितीय योग। करना क्या है? सबसे पहले I1 संधि की ओर जा रही है, और जो संधि की ओर धारा जाती है उसे हम धनात्मक लेंगे। कैसे लेंगे? धनात्मक। तो धनात्मक रहने वाली है I1। इसके बाद में योग करना है, किसका? बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग मतलब चिन्हों के सहित सबका योग करना है। तो योग करना है I2 जो बाहर की ओर जा रही है, संधि से दूर जा रही है, इसलिए हम क्या लेंगे? ऋणात्मक I2 लेंगे। इसी प्रकार अगर आप I3 की बात करें तो I3 संधि से दूर जा रही है, इसलिए I3 को भी कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। इसी प्रकार अगर I4 की बात करें तो I4 संधि की ओर जा रही है, और संधि की ओर जा रही है तो इसको हम कैसा लेंगे? धनात्मक लेंगे। अर्थात I4 को हम धनात्मक लेने वाले हैं। और I5 भी संधि से दूर जा रही है, इसलिए इसका भी योग करेंगे, लेकिन इसको ऋणात्मक लिया जाएगा। और बराबर में बोला है कि अगर आप सभी धाराओं का बीजगणितीय योग लेते हैं तो वो शून्य होता है, अर्थात बराबर में 0। भैया समझ लेना, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। अभी एक कुछ निकल करके आने वाला है। भाई गर्मी बहुत तेज है, मैं रात में आपको 10 बजे वीडियो शूट करके दे रहा हूं, इसका मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं। और इसलिए मैं कहूंगा कि भैया अगर आप लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो तो पाप कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप पाप कर रहे हो। भैया बैठो, अगर मैं आपको खड़े होकर के पढ़ा सकता हूं, रात के 10 बजे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आप भी इतना जुनून रखिए कि आप पढ़ते समय लेट करके नहीं पढ़ेंगे, आप बैठ करके पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आपके दिमाग की फंक्शनिंग अच्छी होती है, आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अगर आप लेट करके पढ़ेंगे, डेफिनेटली मैं कहता हूं कि जो भी आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसके भूलने के चांसेस बहुत अधिक होंगे। इसलिए हमेशा बैठ करके पढ़ा करो, क्योंकि बैठ करके पढ़ते समय आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। याद रखिएगा ये बात। चलो आते हैं यहां पर, मैंने क्या बताया आपको? I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 और माइनस I5। मैंने प्लस और माइनस के साथ में इन्हें क्यों लिया है? क्योंकि हमें बीजगणितीय योग चाहिए था, और बीजगणितीय योग होता कितना है? 0। ये कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है। अब यहां पर इनको हम सिंपल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? I1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस का I2 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस का I3 लिखेंगे, प्लस 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 रहेगा I4 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस का I5 लिखेंगे, बराबर में 0। भैया जो माइनस के हैं उधर फेंक दो, उनको उधर कर दो बराबर के। इधर बचेगा I1 और प्लस का इधर है I5 I4, तो I4 बचेगा। I2 उधर कर दोगे आप बराबर के, तो I2 प्लस का हो जाएगा, I3 भी प्लस का हो जाएगा, और I5 भी प्लस का हो जाएगा। जरा यहां पर समझने का प्रयास करना बच्चा, समझने का प्रयास करना कि I1 और I4 क्या थी? धारा, संधि की ओर जाने वाली धारा। I2 I3 I5 क्या थी? संधि से दूर जाने वाली धारा। और आप सीधे देख पा रहे हैं कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग बराबर है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। इसका मतलब है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग सदैव बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जितनी संधि पर धारा आ रही है उतनी ही संधि से धारा जा रही है, अर्थात संधि पर धारा बची कितनी? 0। जितनी आई
आई उतनी चली गई, अर्थात संधि पर बची धारा क्या, शून्य। इसीलिए कहा गया है कि किसी वैद्युत परिपथ की संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मैंने बताया बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय का मतलब है आपको चिन्ह के साथ में योग करना है इन सभी धाराओं का। बात समझ गए? बीजगणितीय को हम किस चिन्ह से व्यक्त कर रहे हैं? मैंने बताया सिग्मा से। सिग्मा का मतलब यहां पर बीजगणितीय योग है और यहां पर आई लिखा है मतलब धारा। तो अब अगर आप इस पूरे कथन को एक इक्वेशन में समेटना चाहते हैं, छोटी सी बात में बोलना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम या संधि नियम क्या है? तो आप सीधे कह सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बस किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया। कैसे इस नियम को अप्लाई करना है मैंने बताया। जितनी भी धाराएं परिपथ में आ रही होंगी, जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उन्हें हम धनात्मक तरह लेंगे और जो संधि से दूर जा रही हैं उन्हें हम ऋणात्मक लेंगे। और इस प्रकार अगर हम योग करते हैं तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है और इस पर बेस न्यूमेरिकल आपसे अक्सर पूछ देता है। मेरे ख्याल से आपको प्रथम नियम समझ में आया होगा। अब चलते हैं द्वितीय नियम की ओर, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो अब हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। भैया किरचॉफ का द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि आपसे किरचॉफ का द्वितीय नियम ज्यादा पूछा जाता है, प्रथम नियम के बारे में बहुत कम पूछा जाता है। हाँ, एक और बात, इसमें एक और स्टार पॉइंट लिख लेना भाई। इस प्रथम नियम में एक और स्टार पॉइंट लिख लेना कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। लिख दीजिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का संधि नियम क्या करता है? आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, और यह आपसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये स्टार पॉइंट जरूर इसमें नोट करिएगा। चलो चलते हैं इसके द्वितीय नियम की ओर और अब हम जानेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में। भैया अभी हमने कहा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है आपसे बहुत पूछा जाता है, क्योंकि द्वितीय नियम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बड़ा कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन आज आप समझेंगे, बहुत सरल तरीके से समझेंगे। जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप समझेंगे, सो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। चलो आइए जानते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो द्वितीय नियम को क्या किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो भैया याद रखिए, द्वितीय नियम को भी हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं पास नियम। क्या बोलते हैं? पास नियम। अभी पास क्या है हम समझेंगे। ठीक है, पास नियम, या फिर इसी को एक तीसरा नाम भी दिया जाता है वोल्टता नियम। क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्टता नियम। वोल्टता नियम भी इसे कहा जाता है। अब जरा समझिए कि आखिर पास क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने संधि समझा था, तो यहां पर पास क्या है? एक बंद परिपथ अगर है तो उसे हम बंद पास कहते हैं या पास कहते हैं केवल। ठीक है, जैसे यहां पर मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं। मान लिया एक परिपथ इस प्रकार का है, एक यहां पर बैटरी लगी है, यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहां पर भी एक बैटरी लगी है और यहां पर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है। इस प्रतिरोध का वैल्यू R1, इसका R2 और मान लिया इसका R3 है। ये प्लस माइनस प्लेटें हैं। इसका विद्युत वाहक बल, इस प्लेट का, इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लिया E2 है। ठीक है, अब जरा यहां पर समझने वाली बात है कि धारा यहां पर किस डायरेक्शन में बहेगी। जरा समझना, प्लस वाले टर्मिनल से धारा निकलती है, E1 से निकलने वाली धारा हमने मान लिया I1 है, I1 इधर आएगी। E2 से निकलने वाली धारा I2 है, ये I2 इधर आएगी। I1 और I2 आकर के यहां पर मिलेंगी और इधर आ जाएंगी, और इस परिपथ में जो धारा बहेगी I1 और I2 मिल करके बह रही होंगी, अर्थात I1 प्लस I2 इसमें बहेगी। ये धारा इधर आएगी और यहां पर आकर के फिर अपने अपने भाग में चली जाएगी। इसमें कौन सी धारा आ जाएगी? I2 थी इसकी, तो इधर I2 आ जाएगी और इधर जो है
वो I1 आ जाएगी। बात क्लियर है? इस तरह से धारा पर इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। अब ये जो परिपथ है, एक बंद परिपथ अगर हम ले लें, इसी बंद परिपथ को हम पास कहते हैं। नाम अगर दे दें तो A B C D, ठीक है, और चलो E F, मैंने सारे नाम दे दिए। ओके, आपको क्या करना है, यहां पर आप देखेंगे एक बंद परिपथ है A B C D, ये वाला बंद परिपथ है, इसे हम एक पास कहेंगे। दूसरा पास कहां है? D C F E, एक ये बंद पास है। तो हम बंद पास 1 और बंद पास 2 की बात कर लेते हैं। ये पहला बंद पास है और ये दूसरा बंद पास है। हम 2 बंद पास लेकर के बात करते हैं। अब जरा समझना किरचॉफ का द्वितीय नियम में कहा क्या गया है, पहले तो ये समझना कॉन्सेप्ट की चीज है। मैंने अभी पास के बारे में बताया है, अब अभी हम समझाएंगे जब आपको कि किरचॉफ के नियम को अप्लाई कैसे करते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें समझोगे। डरने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। और एक इंसान जो आपको समझा रहा है वो मैं हूं यार, तो थोड़ा तो सपोर्ट कर ही सकते हो। सपोर्ट करने का मतलब क्या है? लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हाँ कमेंट जरूर कर देना यार। चलो आइए देखते हैं। हम रात में आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं बच्चा, रात में आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है। यहां पर आइए, पास नियम को अगर आप याद करना चाहते हैं, कहने का मतलब है समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और इसकी लैंग्वेज को याद करना चाहते हैं, तो कैसे याद करेंगे? मैं अभी लिख दूंगा, लेकिन याद आप कैसे करेंगे इसके लिए जरा एक फार्मूला याद रखिए। और वो फार्मूला क्या है? तो यहां पर आइए मैं आपको फार्मूला बताता हूं। भैया किरचॉफ के द्वितीय नियम का जो फार्मूला है वो है सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ये आपका किरचॉफ के द्वितीय नियम के लिए इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से ही हम इस नियम का कथन तैयार करने वाले हैं। कैसे तैयार करेंगे? किसी समीकरण से कथन कैसे तैयार किया जा सकता है, तो आइए जानते हैं। यहां पर हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा आई गुणे में आर, सिग्मा आई आर ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में सिग्मा ई। ओके, ये गुणा है, एक्स नहीं है भैया, ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है। तो आई गुणे आर इक्वल टू सिग्मा आई। मैंने अभी आपको बताया था सिग्मा का मतलब क्या है? बीजगणितीय योग। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सिग्मा का मतलब क्या है? तो सिग्मा का मतलब है बीजगणितीय योग। ओके, आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है वैद्युत धारा। क्या मतलब है भैया? वैद्युत धारा। ओके, आर का मतलब क्या है? तो आर का भैया मतलब है प्रतिरोध। क्या है ये? प्रतिरोध। ओके, सिग्मा का मतलब अभी मैं बता ही चुका हूं, बीजगणितीय योग। और ई यहां पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नहीं, ई है यहां पर सेलों का विद्युत वाहक बल, E1 और E2 जो है, ठीक है। क्या है? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं क्योंकि उधर अभी मैं कुछ लिखना पड़ेगा। क्या है? विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब जरा समझना, यहां पर मैं क्या कहने वाला हूं? बीजगणितीय योग, ठीक है। सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग किसका? धारा और प्रतिरोध का। ना धारा का नहीं, क्या प्रतिरोध का? प्रतिरोध का भी नहीं, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का। भैया गुणा लगा है ना आई और आर के बीच में, मतलब बीजगणितीय योग किसका लेना है आपको? धारा का नहीं, ना तो प्रतिरोध का। हमें धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग लेना है। और किसमें? किसी बंद परिपथ में। एक पास की बात करेंगे तो किसी बंद पास में, किसी धारावाही परिपथ या किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध। संगत प्रतिरोध का मतलब समझ रहे? मतलब ये I1 धारा है और I1 धारा के संगत प्रतिरोध R1 है, I2 धारा के संगत प्रतिरोध R2 है और I1 प्लस I2 धारा के संगत प्रतिरोध R3 है। तो मैंने क्या बोला? किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। किसका बीजगणितीय योग? धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है?
उस बंदपास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, इसी लाइन को 2-3 बार अभी रिपीट करेंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लेना। अभी मैं लिख दूंगा, आप भी लिख लेना और उसके बाद में फिर जान लेंगे। यार टेंशन किस बात की है, जरा समझिए। यहां पर मैंने क्या बोला है, आपको शुरू कहां से करना है। तो पहले आप बंदपास की बात करिए कि किसी वैद्युत परिपथ के बंदपास में, किसी वैद्युत परिपथ के बंदपास में बहने वाली धारा, आई से शुरू करेंगे। बंदपास में बहने वाली धाराओं, एक से ज्यादा धाराएं हो सकती हैं, जैसे I1 I2 I3, ठीक है, जो 2-3 धाराएं हो सकती हैं, धाराओं की बात करेंगे। बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों, प्रतिरोध भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, R1 R2 R3, ठीक है, तो प्रतिरोधों कहेंगे। बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। उस बंदपास में लगे विद्युत वाहक बलों, एक से ज्यादा विद्युत वाहक बल हो सकते हैं, E1 E2 E3, ठीक है, तो उस बंदपास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यहां पर नंबरिंग मैं कर देता हूं समझने के लिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ना लिख के आना, मैं आपको समझाने के लिए नंबरिंग कर रहा हूं। सबसे पहले आपको बोलना है धाराओं, नंबर 2 पर आपको बोलना है प्रतिरोधों के गुणनफल का, नंबर 3 गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब चौथे नंबर पर इसे बोलना है। धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंदपास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर को 7वें नंबर पर, ठीक है। इनका इस्तेमाल करना है, कैसे, दोबारा समझते हैं, फिर 2-3 बार बोलेंगे, समझ जाओगे ना। मैंने बोला क्या बोलेंगे, किसी वैद्युत परिपथ के बंदपास में, इतनी तो बात कर देंगे, एक वैद्युत परिपथ का बंदपास होना चाहिए। तो किसी वैद्युत परिपथ के बंदपास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंदपास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और इस तरह से आप इस कथन को याद रख सकते हैं, इस इक्वेशन के द्वारा आप इस कथन को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब मैं इस कथन को लिखने वाला हूं, मैं लिख देता हूं, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आप मुझे बना के बोलिए। अब मैं आगे लिख रहा हूं, मतलब मैं आप आगे बोलते जाइए और मैं पीछे पीछे लिखता जाऊंगा, अपने आप बोलना है। सबसे पहले लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसकी बात करें, किसी वैद्युत परिपथ के बंदपास में, ठीक है, किसी वैद्युत, आगे बोलिए, वैद्युत परिपथ के बंदपास में बहने वाली, क्या बहने वाली, धाराओं, बहने वाली धाराओं तथा, और क्या, धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, प्रतिरोधों के गुणनफल का क्या, बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंदपास में लगे विद्युत वाहक बलों के, उस बंदपास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नंबर 7, बराबर ऐसे लिखा जाता है, बराबर होता है। मेरे ख्याल से आप इस लैंग्वेज को आगे बोले होंगे, मैंने समझाया, ये नंबर 7 तक है, इसी सीरियल में आपको बोलना है। क्या बोला भैया, किसी वैद्युत परिपथ के बंदपास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंदपास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और ये कथन आपका तैयार होता है। मैंने यही लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के बंदपास में बहने वाली धाराओं तथा
के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और आप इस कथन को अब इस तरह से याद रख पाएंगे और भैया कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इस इक्वेशन को नहीं बोलते। सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, बस ये इक्वेशन याद रखिए और इस इक्वेशन से आप अपनी लैंग्वेज बना करके लिख सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत तेज गर्मी है इसलिए मैं कह रहा हूं भैया आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं यार, मेरे लिए क्या आप लाइक नहीं कर सकते, एक कमेंट नहीं कर सकते, कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं अब समझता क्या समझाता हूं आपको, क्या समझाता हूं भैया कि इस वाले समीकरण का अप्लाई कैसे करेंगे, इस वाले समीकरण को अप्लाई कैसे किया जाएगा, कहां पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी तो समझना है भाई। तो चलो आइए समझते हैं। पहले वाले बंद पास में इस समीकरण को अप्लाई करके देखते हैं भैया, पहले वाले बंद पास में इस समीकरण को अप्लाई करके देखते हैं। आइए जरा हम यहां पर आपको समझाते हैं कि पहले वाले बंद पास की बात करते हैं। यहां पर लिखते हैं बंद पास एक में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। ठीक है, यहां पर R1 की जगह पर 3 ओम 4 ओम, R2 की जगह पर 3 ओम 5 ओम कुछ भी होगा। ठीक है, सवाल में कुछ और होगा, मैंने R1 R2 यहां पर ले लिया, यहां पर E1 E2 और E1 E2 की जगह पर सवाल में 5 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ भी दिया होगा। ठीक है, यहां पर अब बंद पास में इस नियम को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करना, I और R का बीजगणितीय योग लेना है। तो अब यहां पर जरा आइए, यहां पर जब आओगे तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखना है, बीजगणितीय योग लेना तो है लेकिन कैसे। बीजगणितीय योग का मतलब है चिन्हों के सहित, कौन सा ऋणात्मक कौन सा धनात्मक। तो याद रखिएगा हम यहां पर किसी भी बंद पास में एक अपनी क्या लेंगे, एक दिशा ले लेंगे और उस दिशा के अनुसार अगर धारा चल रही है तो उस धारा को धनात्मक लेंगे, उस दिशा के विपरीत अगर धारा चल रही है तो उस धारा को ऋणात्मक लेंगे। बस इतना सा खेल है, जरा यहां पर समझिए। आप दिशा आप अपनी कोई भी ले सकते हैं, ए से डी, डी से सी, सी से बी, या फिर ए से बी, सी से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पर मैंने एक दिशा ले ली है, ये ए से डी, फिर डी से सी, फिर सी से बी, फिर बी से ए। ठीक है, ये मैंने आपको एक दिशा दे दी। आपकी मर्जी है, आप ऐसे लेना चाहते हैं दिशा तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे मैंने ले दिया है आपके लिए ठीक समझने के लिए। अब जरा समझिए, अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं तो अब यहां पर हमें करना क्या, I और R का गुणनफल लेना है। किसका, I R का गुणनफल। तो यहां पर R1 है और R1 में धारा है I1, तो I1 और R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे पहले I1 और R1, क्या ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए हमारा डायरेक्शन क्या है, C से B और B से A, A से D, D से C, C से B, B से A, मतलब हम B से A की ओर जा रहे हैं और धारा भी आप देखेंगे I1 का डायरेक्शन B से A की ओर है, इसलिए हम I1 और R1 का जो मल्टीप्लाई है उसको धनात्मक लेंगे क्योंकि हमारी दिशा में ही धारा जा रही है। हम भी B से C की और B से A की ओर डायरेक्शन दिखाए हैं और धारा भी इधर जा रही है, तो इसको हम धनात्मक लेंगे। ओके, इसको धनात्मक ले लिया। ओके, यहां पर आइए जरा, यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इस वाले बंद पास में ये भी तो एक प्रतिरोध है R2 और इसमें धारा है I2, तो दूसरा भैया I2 और R2, इसको धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है। तो ध्यान से देखो इसमें डायरेक्शन क्या है, हमारा डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, हम D से C की ओर जा रहे हैं और धारा इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, विपरीत दिशा में धारा चल रही है, तो भैया क्या लेंगे, ऋणात्मक लिया जाएगा यहां पर I2 R2 का। तो ये भैया I1 R1 यहां, I2 R2 यहां के दो, इसके साथ अरे यहां तो यार प्रतिरोध ही नहीं है तो उसको R कहां से लाओगे। ठीक है, तो भैया I1 R1 था और I2 R2 था, यहां पर दो ही IR थे, दोनों का बीजगणितीय योग ले लिया, चिन्हों के सहित हमने योग ले लिया है और इनका इधर वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, बीजगणितीय योग IR का हो गया। ठीक है, बराबर के उधर क्या रहेगा, तो भैया बराबर के उधर विद्युत वाहक बल, यहां पर दो विद्युत वाहक बल हैं E1 और E2, इनको धनात्मक कब लिया जाएगा, ऋणात्मक कब लिया जाएगा। तो भैया याद रखना, इनको हम धनात्मक तब लेंगे जब धारा हमारी माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जा रही होगी, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रही है तो हम धनात्मक लेंगे, मतलब माइनस से प्लस की ओर इधर जा रही है तो E1 को हम धनात्मक लेंगे। अगर ये प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो हम उसे
ऋणात्मक लेंगे। बात क्लियर है? तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, इधर जा रही है तो हम क्या लेंगे, इसको धनात्मक लेंगे। E1 को, E1 को हमने ले लिया धनात्मक, और E2 में देखेंगे प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं, इसलिए E2 को हमने ले लिया ऋणात्मक। तो इधर वाला पोर्शन IR, दो थे IR, एक IR ये था, एक IR ये था, तो IR इसको धनात्मक लिया और इसको ऋणात्मक लिया, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से। E1 और E2 उधर वाला पोर्शन बीजगणितीय योग कर लिया। तो ये इस तरह से पहले बंद पास में इस समीकरण को हमने अप्लाई करना आपको सिखा दिया। अब हम बंद पास दूसरे की बात करते हैं। इसको अब हल कर लेंगे, जिससे I का मान कुछ और दिया होगा, I2 का कुछ और दिया होगा, E1 E2 कुछ और दिया होगा, उसके अनुसार सवाल के अनुसार अलग अलग होगा। ठीक है, यहां पर मैंने अप्लाई करना आपको समझाया है। इसी प्रकार हम बंद पास 2 की अगर बात करें तो यहां पर भी थोड़ा समझ लेना। ठीक है, बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम लगाते हैं। जरा इस बंद पास में इसका भी कोई एक डायरेक्शन ले लो, यही हमने डायरेक्शन मान लिया, ले लिया इधर से इधर। ठीक है, इधर से ऐसे 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 ऐसे। यहां पर IR कितने हैं, तो एक तो IR ये वाला है, I2 R2। यहां पर I2 R2 हमारा देखो डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऐसे आएंगे, C से D की ओर हम आ रहे हैं, C से D की ओर हम आ रहे हैं, और धारा भी इसमें इसी ओर जा रही है। तो I2 R2 इसमें क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। I2 R2 धनात्मक ले लिया। ओके, यहां पर आइए, यहां पर आइए, इस वाले में R3 में धारा कितनी है, I1 प्लस I2, और प्रतिरोध है R। तो यहां पर धारा की जगह पर I1 प्लस I2 और प्रतिरोध R। ये धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक, तो भैया E से F की ओर तो हम भी जा रहे हैं और धारा भी जा रही है, इसलिए ये धनात्मक रहेगी। बराबर में इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल कौन सा है, तो विद्युत वाहक बल भैया एक ही है, ये वाला, और इसमें हमारा डायरेक्शन है माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर है तो ये प्लस का रहेगा हमारा E2। और इस प्रकार से हमने इस वाले बंद पास में भी किरचॉफ के नियम को अप्लाई करके आपको दिखा दिया है। आपको किरचॉफ का नियम अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आपको एक बात बताते हैं, और बात बहुत सिंपल सी है भाई। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए मेहनत हम करते रहेंगे, पूरे साल मेहनत करेंगे। जो भी आपको डेरिवेशन या डेफिनेशंस कठिन लगेंगी मैं आपके लिए लाता रहूंगा और इसी प्रकार से आपको समझाता रहूंगा। लेकिन समझने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। और एक बात याद रखिएगा, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। 12 बजे 11 बजे मैं घर कभी कभी पहुंचता हूं रात के। ठीक है, मैं यहां पर वीडियो शूट करने वाला आता हूं, 1 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, और शूट करके इसके बाद में मैं घर जाऊंगा। आपके लिए यार मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे सपोर्ट मांग रहा हूं, क्योंकि इस चैनल की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। हमने कुछ दिनों तक मतलब 6-7 महीने हमने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था, वो कुछ पर्सनल रीजन थे, इस वजह से नहीं कर पाया था। इस वजह से हमारा जो चैनल था थोड़ा डेड हो गया था। इसलिए आपसे सपोर्ट मांगते हैं कि आप लाइक कर दोगे वीडियो को अगर, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दोगे तो हमारा भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम भी आपके सामने एनर्जी के साथ लगातार आते रहेंगे। और अगर नहीं भी करोगे यार तो हम तो आपको पढ़ाते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। बस आपसे यही कहना था। एक बात याद रखिएगा भैया, हम आपके लिए हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आप जो आप डिमांड करोगे, आप कहना चाहते हो, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप हमसे मिलना चाहते हो, आप कोई भी प्रश्न लेकर के आइए, इंस्टाग्राम पर बताइए और मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आपको मैं इंस्टाग्राम आईडी भी बता देता हूं। अगर आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे आर्या_ ये लगाना और सर सर्च करेंगे तो आपको हमारा अकाउंट मिलेगा, वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं और आसानी से कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे आपको एक अच्छे और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।